हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड ऑल ग्रुप्स ऑफ फार्मलैंड। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एम बाई एन बाइनरी मैट्रिक्स लैंड। आपको क्या है, एक बेसिकली बाइनरी मैट्रिक्स दी है जिसका नाम है लैंड। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है रखी इसकी। वेयर अ जीरो रिप्रेजेंट अ हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्टेड लैंड। यहाँ पे जीरो क्या बताता है, एक हेक्टेयर बताता है किसके, फॉरेस्टेड लैंड का। एंड वन बताता है किसको, एक हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड। दोनों एक हेक्टेयर ही बता रहे हैं, जीरो बता रहा है किसका, फॉरेस्टेड लैंड का। एंड वन बता रहा है फार्म लैंड का। हेक्टेयर बेसिकली इज अ यूनिट ऑफ एरिया। टू कीप द लैंड ऑर्गेनाइज्ड, लैंड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए देयर आर डेजिग्नेटेड रेक्टेंगुलर एरियाज ऑफ हेक्टेयर्स दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ फार्म लैंड। तो लैंड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या है कि ऐसा बोला गया है कि बेसिकली डेजिग्नेटेड रेक्टेंगुलर एरिया है अ, किसके, जो कि इंटायरली फार्मलैंड है, मतलब फार्मलैंड इकट्ठा है। देखिए ये जो है ना, जैसे आप देख सकते हैं वन वन वन, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया है पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में। और ये किसका है? ये फार्मलैंड है। देखिए ये फार्मलैंड है, यहाँ पे ये वाला फार्मलैंड है। तो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा ये जो फार्मलैंड है। ठीक है। दीज रेक्टेंगुलर एरियाज आर कॉल्ड ग्रुप्स। इन रेक्टेंगुलर एरियाज को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप। जो फार्मलैंड कंसिस्ट कर रहे हैं इन रेक्टेंगुलर एरियाज को बोल रहे हैं ग्रुप्स। तो ये ग्रुप है पूरा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें से फार्मलैंड है। ठीक है, ये एक ग्रुप है। अब देखिए आप इसको पूरे को एक ग्रुप नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कि ये वन और ये जो चार वन है ये पूरे एक ग्रुप में आ रहे हैं। क्योंकि एक ग्रुप में आने के लिए इनको एडजेसेंट होना चाहिए था, एडजेसेंट डायगोनली नहीं, जो चार डायरेक्शन होती है उनमें एडजेसेंट होना चाहिए था। अगर ये वन यहाँ की जगह यहाँ आ रहा होता तो आप बोल सकते थे कि ये इस ग्रुप का हिस्सा है, पर ये फिर रेक्टेंगुलर नहीं रहता, जबकि उसने ये कंडीशन बोली है कि ये रेक्टेंगुलर होगा हमेशा। तो ये हमेशा रेक्टेंगुलर होंगे। ठीक है। No two groups are adjacent, meaning farmland in one group is not four directionally adjacent to another farmland in a different group. ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। Land can be represented by a coordinate system where the top left corner of the land is 0 0। इस पूरी लैंड को हम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप लेफ्ट जो है वो 0 0 है। ओके, तो where the top left corner of the land is 0 0 and the bottom right corner of the land is m-1 n-1। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ फार्मलैंड। आपको क्या करना है, आपने बोला कि इनको जो जहाँ पे ये फार्मलैंड है बेसिकली उसे हम ग्रुप बोल रहे हैं, इसके जो रेक्टेंगुलर समूह है उसे हम ग्रुप बोल रहे हैं। तो बस आपको हर एक ग्रुप का क्या बताना है, हर एक ग्रुप का टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर, ये इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, ये चार साइज की एरे की फॉर्म में। ये R1 C1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया, R2 C2 बॉटम राइट कॉर्नर हो गया। तो आपको हर एक ग्रुप के लिए ऐसे करना है और एक 2D एरे रिटर्न करनी है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा उस 2D एरे का, ये वाली एरे, R1 C1 R2 C2। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर होना जरूरी था। अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं होता तो आप कैसे पता करते कि भाई टॉप लेफ्ट कौन सा है और बॉटम राइट कौन सा है? क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर नहीं है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर नहीं है, इस वर्ग को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मान लीजिए ये तो जीरो है, यहाँ पे वन है, तो ये एक समूह होता। अगर रेक्टेंगुलर नहीं होता तो इस समूह को, अब देखिए ये रेक्टेंगुलर तो नहीं दिख रहा, तो आप बोलेंगे कि भाई अगर यहाँ पे मान लीजिए वन है, ये वन है, तो अब इसे टॉप लेफ्ट बोले या इसे टॉप लेफ्ट बोले? समझ रहे हैं? इसलिए रेक्टेंगुलर होना जरूरी है टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट की जब बात कर रहे हैं आप तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंगे कैसे? तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको कुछ कुछ कैसी लग रही होगी, जैसे नंबर ऑफ आइलैंड करके प्रॉब्लम आपने करी होगी कि आपको ये बेसिकली वाटर दिया होता है, यहाँ पे ये लैंड होती है, आपको नंबर ऑफ आइलैंड बताने होते हैं। एक आइलैंड किससे बनता है? लैंड के समूह से। तो ये लैंड का समूह है, ये एक आइलैंड हो गया, ये एक आइलैंड हो गया। तो आप यहाँ पे इस केस में क्या रिटर्न कर देते कि दो आइलैंड है, इसमें आप डीएफएस करते, डीएफएस चलाते। ये वैसी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा अंतर क्या है, इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स नहीं बताने आपको, नंबर ऑफ आइलैंड्स नहीं बताने हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या इंफॉर्मेशन देनी है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने हैं एंड बॉटम राइट कॉर्नर के। अच्छा, और आपने कहा कि है तो वही प्रॉब्लम ना, बस वहां पे हमें नंबर ऑफ आइलैंड पता लगाना था, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। तो अप्रोच तो वही रहने वाली। तो हम क्या करते थे उसमें, हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये हमें वन मिला, तो हम इस पे वन पे क्या करते थे, डीएफएस कॉल करते थे। क्योंकि हमें पता है कि एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप के सारे जो होंगे वो एक साथ होंगे। एक साथ होने का मतलब क्या है, फोर डायरेक्शनली अटैच्ड होंगे वो सारे वन। ये सारे वन फोर डायरेक्शनली जो अटैच्ड है वो बेसिकली एक ग्रुप में आ रहे थे कि ये अ,
ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक ग्रुप आ रहा है, जबकि ये दूसरे ग्रुप आ रहा है। तो आपको इस ग्रुप के बारे में अलग बात बतानी है, इस ग्रुप के बारे में अलग बात बतानी है। ठीक है, बताना क्या है? तो इस ग्रुप पे आते हैं। पहले सबसे पहले आप सबसे पहले मान लीजिए ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर बताना तो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि जब आप ट्रेवर्स कर रहे होते हैं तो आप कैसे ट्रेवर्स करते हैं? एक चीज बताइए, इसे रफ कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा टॉप लेफ्ट बताना, कॉर्नर बताना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए आप ट्रेवर्स कैसे करते हैं, आप हमेशा ट्रेवर्स करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप पहले पूरी रो, पहली रो को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी रो पे आएंगे, फिर तीसरी रो पे आएंगे। तो आप पहली बात तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? टॉप वाली रो से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें भी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप रो एंड लेफ्ट टू राइट। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होगा, मान लीजिए अब जो पहला वन होगा, जो टॉप लेफ्ट वो होगा किसी ग्रुप का, वो सबसे पहले आएगा। मान लीजिए ये ग्रुप था, तो इस ग्रुप में ये वन जो आ रहा है ये पहला वन है। तो ये वन का कोऑर्डिनेट तो आपको पता होगा ना। आपने कहा कि ये मेरे पास वन है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट पता है, तो ये टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट तो आपको जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे वो बदल जाएगा। जब भी आपको वन मिला, आपने कहा कि ये मेरा टॉप लेफ्ट वन है, ठीक है। फिर आप ऐसे गए इस पे गए, ये ग्रुप खत्म हो गया, आपने इस पर डीएफएस कॉल किया, आपने कहा और कोई नोड नहीं आ रही, ये नोड आ रही है। फिर हमें एक चीज और करनी होगी इसमें। इसमें क्या करना होगा? हमें इसे विजिटेड मार्क करना होगा। विजिटेड क्यों करना पड़ता है ये समझ लेते हैं। तो वो इससे समझेंगे। तो मान लीजिए एक ग्रुप का आपने काम कर दिया, इसका आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पता लगा लिया। अभी सब टॉप लेफ्ट की बात करते हैं, बॉटम राइट की नहीं करते हैं। फिर आप आए कि ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर आपको जैसे ही ये वन मिला, तो ये ऑब्वियसली अगर आपको वन मिल रहा है तो आप चलना कैसे स्टार्ट किया? आपने टॉप से स्टार्ट किया है और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली किसी न किसी ग्रुप का टॉप लेफ्ट रहा होगा, ठीक है। तो इसे आप स्टोर कर देंगे, और फिर इसे स्टोर करने के बाद आप क्या करेंगे? इसे कहेंगे कि भाई इस ग्रुप में जितने भी आ रहे हैं सबको ट्रेवर्स कर लो। इसको 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 ट्रेवर्स कर दिया। अब मैंने बोला था आपसे कि अब विजिटेड एरिया मान लीजिए बहुत जरूरी होती है, इसे मार्क करना जरूरी है कि हम इसे विजिट कर चुके हैं। इसका मतलब ये किसी ना किसी ग्रुप में ही पहले ही आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये तो आपने मार्क कर दिया और आपने डीएफएस भी कॉल कर दिया, आपने मान लीजिए विजिटेड मार्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप अगली बार जब यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली आप टॉप टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, और किसी टॉप वाली रो में भी क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो आप इस वाले पाएंगे, इस वाले एलिमेंट के बाद आपने कहा इस पर भी डीएफएस कॉल कर दो। आप इसे अलग एक फार्मलैंड कंसिडर कर रहे हैं, जबकि ये पूरा का पूरा एक फार्मलैंड था और हमें इसे एक समूह की तरह देखना था। इसका मतलब ये कि कोई फार्मलैंड है, अगर हम एक फार्मलैंड के किसी एक एलिमेंट पर गए तो हम उस पर डीएफएस कॉल करके क्या सबको विजिटेड मार्क कर देंगे कि भाई ये हम विजिट कर चुके हैं, ये पूरा फार्मलैंड हम विजिट कर चुके हैं, इसकी एक नोट थोड़ी करेंगे। तो ये पूरा फार्मलैंड हम क्या कर चुके हैं? विजिट कर चुके हैं। पर आप अगर विजिटर नहीं बनाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये आपने विजिट किया है या नहीं किया है। तो आप इसमें फिर से डीएफएस मान लीजिए कॉल कर देंगे, तो आप इस फिर से इन सब में जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप क्या करते हैं? विजिटेड बनाते हैं। अब आपने विजिटेड बनाया, तो इसको विजिटेड मार्क कर दिया, इसको विजिटेड कर दिया, इसको विजिटेड कर दिया, इसको विजिटेड कर दिया। फिर आप इस वाले पे आए, तो आपने कहा कि ये तो विजिटेड है, तो इस पर तो आपको एक्शन लेंगे नहीं। इसलिए आपको टॉप लेफ्ट बताना क्या आसान है। कैसे? एक तो क्या है, नोड की वैल्यू, मतलब बेसिकली जो सेल है, सेल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। वन मतलब फार्मलैंड है, ठीक है। और साथ के साथ वो विजिटेड ना हो। अगर वो विजिटेड नहीं है तो आप ऑब्वियसली कहाँ से चल रहे हैं? आप टॉप से चलना चालू कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की ओर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आप हमेशा इनकाउंटर किससे करेंगे? टॉप लेफ्ट से। ये चीज समझ में आई आपको कि टॉप लेफ्ट कैसे पता करेंगे? हमेशा हमारे पास अगर ऐसी वाली कंडीशन है कि हमारे हम जिस सेल पे है वो वन है और वो विजिटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो उस वाले ग्रुप के क्या होंगे? टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस ग्रुप के टॉप लेफ्ट, ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, किसी ग्रुप के लिए टॉप लेफ्ट पता करना तो मुझे आ गया, ये तो मैं पता कर लूंगा, पर उस ग्रुप के मैं बॉटम राइट कैसे पता करूं? तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपको बॉटम राइट पता करना है। आपको क्या है? बॉटम राइट पता करना है। आपको नहीं पता कि बॉटम राइट कौन सा होगा। तो आप अभी ये समझ लिए कि देखिए इस वाले केस में आपने बोला कि आपको बॉटम राइट नहीं पता था, आपको टॉप लेफ्ट पता था। तो आप तो अपनी तरफ से सेफ खेल के चलेंगे। सेफ केस खेलने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे कि इसमें एक ही सेल है, मान लीजिए जो मुझे पता है वही है, यही टॉप लेफ्ट है, यही बॉटम राइट है। अगर मुझे मान लीजिए इससे बेटर कहीं मिल रहा है, मैं इसमें डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, जैसे इस वाले के लिए मैंने इसी को बोल दिया कि यही टॉप लेफ्ट है मेरा, इसका है क्या कोऑर्डिनेट? जरा नोट करते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले के लिए क्या कर रहा था? डीएफएस कॉल कर रहा था इस वाले के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इसके 1 1 है। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, टॉप लेफ्ट तो आपको पता चलेगा, तो मैं कह रहा हूँ आप बॉटम राइट में भी ये दे दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता अभी और इसमें बेसिकली इस ग्रुप में और लैंड आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर सिर्फ यही हेक्टेयर आ रहा है लैंड का। तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं, बॉटम राइट इसी को दे देते हैं। बॉटम राइट भी मेरा क्या हो गया? 1 1 हो गया।
अब आप क्या करेंगे, आपने इस पर डीएफएस कॉल किया, क्योंकि अगर इसमें और भी कोई हेक्टेयर ऑफ लैंड आ रहे हैं तो आप उसको कवर करना चाहते हैं कि भाई ये इस ग्रुप का हिस्सा है, तो आप उसे विजिटेड मार्क करना चाहते हैं। तो आप डीएफएस कॉल किया, डीएफएस कॉल करते हैं समय मान लीजिए आप क्या करते हैं, एडजेसेंट पे जाते हैं। तो इसने आपने इसकी चारों एडजेसेंट देखे, ऊपर जीरो है, ऊपर के इसके जीरो, ऊपर नहीं जाएंगे। फिर आपने राइट वाला देखा, आपने कहा राइट में वन है, ठीक है। तो राइट में अगर वन है तो आपने कहा ये विजिटेड भी मार्क नहीं है, राइट में वन है और ये विजिटेड मार्क नहीं है, तो आप इस वाले पे गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2। अब एक चीज बताइए, ये ज्यादा बॉटम राइट है या 1 2 ज्यादा बॉटम राइट है? देखिए बॉटम में तो सेम आ रहे हैं दोनों, वन वन रो पे आ रहे हैं, पर राइट में ये वाला ज्यादा है, ये सेकंड बार है, तो आप इसे अपडेट कर देंगे। जैसे ही आपको दिखा कि भाई ये वाला ज्यादा बॉटम राइट है जिसपे मैं अभी हूँ और ये इसी ग्रुप का हिस्सा है, तो इस ग्रुप के लिए बॉटम राइट क्या हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो इस पे डीएफएस हो गया, अब इस पे चार रोज चार तरफ जाके देखेंगे। इधर गए, इधर आपको जीरो मिला, कुछ नहीं। इधर गए, इधर आपको बाउंड्री के पार जा रहा है, कुछ नहीं। फिर आप इधर गए, इधर आपने कहा कि ये विजिटेड मार्क है, आपने कहा अभी तक तो विजिटेड मार्क नहीं है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 2। अब मैं आपसे पूछा फिर से कि अगर ये विजिटेड मार्क नहीं था तो एक बार चेक कर लो भाई, मैं जिस नए नोड पे जा रहा हूँ हो सकता है वो बॉटम राइट हो। टॉप लेफ्ट तो आपको पता है, टॉप लेफ्ट तो हमेशा वही रहने वाला है जिससे आपने शुरू किया था, पर बॉटम राइट के लिए दिक्कत आ रही थी। तो हमने कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा कि अच्छा देखो बॉटम राइट ये है कि नहीं, ये क्या चेक करेंगे। तो आपने कहा कि देखो राइट में तो दोनों बराबर है 2 2, पर बॉटम में देखिए कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है 2। तो आपने कहा इसे अपडेट कर देंगे, बॉटम राइट मेरा क्या आंसर हो गया 2 2। फिर आप इस पे सेम डीएफएस, आपने कहा ये विजिटेड है, इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है, इस पे आ गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 1। फिर ना आपने 2 1 से कंपेयर किया इसको 2 2 को, एक्चुअल में अभी बॉटम राइट ही है, ठीक है। इससे कंपेयर किया तो आपने कहा कि देखो ना तो ये बॉटम में ज्यादा है, टू बराबर ही तो मैं बॉटम में, और ना राइट में ज्यादा, राइट में तो जो मेरा आंसर है मेरे पास वो ज्यादा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इस ग्रुप के लिए बॉटम राइट हो गया। आपने सारे जो इस ग्रुप में आने वाले लैंड थी वो विजिट कर ली है, तो इस ग्रुप के लिए ये बॉटम राइट हो गया। तो इस तरीके से आप बॉटम राइट ही पता कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, पहले तो एक लूप चला के ट्रेवर्स करना है इस पूरे बेसिकली ये जो भी आपका लैंड पूरी दी है पूरी लैंड को। और आपको जब भी क्या मिलेगा, जब भी आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा और विजिटेड नहीं होगा साथ के साथ, उस पर आप क्या करते हैं डीएफएस कॉल कर देंगे यहाँ, क्योंकि इससे पहचान हो रहा है आपको वन मिल रहा है और विजिटेड नहीं, इसका मतलब ये कि एक नया ग्रुप है, इस पर आप कभी नहीं आए हैं पहले। तो इस ग्रुप के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी ना, क्या कैलकुलेशन होगी, आपको इस ग्रुप के लिए टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट स्टोर करनी है, ठीक है। ये हमारी अप्रोच थी, अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आप इसके रो कॉलम पता लगा लेंगे लैंड के, इंट n इक्वल टू लैंड डॉट साइज, इंट m इक्वल टू लैंड जीरो डॉट साइज। यहाँ पे n क्या है, रो है, और m कॉलम है, ठीक है। ये कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, हमने एक चीज देखी कि हमें विजिटेड एरे की जरूरत पड़ेगी। इन सब नोड्स के लिए हमें ये पता लगाना जरूरी है कि भाई ये नोड विजिट कर चुके हैं नहीं। तो सेम लैंड साइज की क्या करेंगे, विजिटेड एरे बना लेंगे, उसे जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, जैसे विजिट करेंगे उसे उसे वन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे इंट टाइप का, किस नाम का, विजिटेड नाम का। इसकी डायमेंशन क्या रहेंगी, n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट m कॉमा जीरो। तो इससे क्या बनेगा, n कॉमा m साइज का विजिटेड एरे बन जाएगा और जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा कि ये कर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है अगला काम, इसके बाद अगला काम है इस पूरी जो लैंड है इसे ट्रेवर्स करो। और ट्रेवर्स हमेशा हम कहाँ से, टॉप से चालू करते हैं, टॉप लेफ्ट से नीचे की ओर जा रहे, पहले राइट की ओर जा रहे होते हैं किसी टॉप सेल में, और फिर नीचे की ओर जा रहे होते हैं, रो को चेंज कर रहे होते हैं। इसलिए आप हमेशा सबसे पहले किससे इनकाउंटर होंगे करेंगे, किसी ग्रुप के पहली वाले सेल से, टॉप लेफ्ट सेल से इनकाउंटर करेंगे। और इंट j इक्वल टू जीरो, j लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी, हमने कहा था कि अच्छा पहले हम हमेशा डीएफएस कब कॉल करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे जब हमें नया ग्रुप मिलेगा, क्योंकि हमें उसके लिए आंसर स्टोर करना है। तो एक चीज तो और करनी है हमें, हमें वेक्टर वेक्टर रिटर्न करना है ना। एक वेक्टर बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, एक चार साइज का वेक्टर होगा। चार साइज के वेक्टर में क्या होंगे, हमारे हर एक ग्रुप के लिए वो चार कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो रखे होंगे, r1 c1 r2 c2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक आंसर स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर वेक्टर, वेक्टर वेक्टर इंट आंसर। ये क्या करेगा, हर एक ग्रुप के लिए वो जो चार आपको पॉइंट्स हैं वो स्टोर करके देगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई हर एक ग्रुप, हमें हर एक ग्रुप के लिए करना है, तो हर एक नए ग्रुप की पहचान कैसे होगी, देखिए ग्रुप की पहचान होगी कि हम अगर वन पे जा रहे हैं तब। तो अगर मेरी लैंड की वैल्यू वन है, लैंड ऑफ आई जे मेरा वन है, तो मैं कहूंगा कि मेरा नया ग्रुप हो सकता है, पर ये नया ग्रुप तभी होगा अगर ये नोड विजिटेड नहीं है।
तो मैं विजिटेड को भी चेक करूंगा, विजिटेड आईजी मेरा 1 तो नहीं है कहीं, तो विजिटेड आईजी 0 है, तब ये मेरा नया ग्रुप कहलाएगा। और ये नया ग्रुप है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे डी, एक तो इसके अंदर पहले एक वेक्टर बनाएंगे। वो वेक्टर किस चीज के लिए होगा, आपको जो ये 4 कोऑर्डिनेट्स पता करने थे उसके लिए, R1 C1 R2 C2। तो आप अभी स्टार्टिंग में से क्या वैल्यू देंगे, आप इसे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देंगे किस चीज से, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया टेम्प। तो देखिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर तो पता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है इसका, आई कोमा जे, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मैंने कहा कि अब भाई हम सेव प्ले करने के लिए कह देते हैं, यही मेरा क्या है बॉटम राइट कॉर्नर, अगर हम इससे कोई बेटर मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे इस वाले को, पीछे की जो दो वैल्यू है R2 C2 को। तो अभी हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी IG मान लिया और बॉटम राइट कॉर्नर भी IG है, ठीक है, ये हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दे दिया। फिर हमने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, अभी हमें हो सकता है चेंजेस करने पड़े, तो डीएफएस कॉल कर देते हैं। किस पे डीएफएस कॉल करेंगे, आईजे पे कॉल करेंगे, और क्या क्या पास कर देते हैं, लैंड विजिटेड, एंड आपको टेम्प पास करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्प में आपको क्या करना है, अपडेट करके लानी है अगर आपको कोई और बॉटम राइट मिल रहा है तो, एन कॉमा आई थिंक इतना ही करना है आपको, ठीक है, ये आपने पास कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आईजे वाली नोड पे क्या है, डीएफएस कॉल हो रहा होगा, वॉइड डीएफएस, यहाँ मैं बोल देता हूँ एक्स कॉमा वाई है, मान लीजिए मेरी ये जो सेल है उसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, वेक्टर वेक्टर इंट एम्परसेंड लेंथ एंड वेक्टर वेक्टर इंट एम्परसेंड विजिटेड एंड वेक्टर इंट एम्परसेंड टेम्प। इसे आप ऐसा रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि आपको जब भी अपडेशन करने को मिल रहा होगा आप कर देंगे इसमें। तो आपने टेम्प भी पास कर दिया, इंट एन इंट एम, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, डीएफएस में आप कर क्या रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप इस सेल पे गए, तो आप पहले तो ये चेक करेंगे ना कि ये ऐसा तो नहीं ये सेल भाई मेरी विजिटेड है, या मतलब इस पे, या फिर आउट ऑफ बाउंड्री है। क्योंकि देखिए इस सेल पे तो मैं चले जाऊंगा, पर मैं जब डीएफएस कॉल करके आगे जाऊंगा, मान लीजिए इस पे गया, तो ये क्या कह रहा होगा, मान लीजिए ये कह रहा है कि मेरे राइट में जाओ, इधर जाने नहीं कह रहा है, तो इधर तो आउट ऑफ बाउंड्री है। तो मेरी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे मैं नहीं जा सकता, मैं डीएफएस के अंदर नहीं जा सकता। तो एक कंडीशन तो आउट ऑफ बाउंड्री, पहले हमेशा आउट ऑफ बाउंड्री को कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले आप आउट ऑफ बाउंड्री कंडीशन लगेंगे। आउट ऑफ बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ये आउट ऑफ बाउंड्री है, या फिर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ये आउट ऑफ बाउंड्री है, या फिर एक्स लेस देन जीरो है, या फिर वाई लेस देन जीरो है। अगर आउट ऑफ बाउंड्री जा रहे हैं तो भी आप कहेंगे कि आप डीएफएस के अंदर नहीं जाएंगे, पहले आप इन प्री चेक्स को चेक कर लीजिए। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन ये हो सकती है कि आप अभी जिस वाले सेल पे आके डीएफएस कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए वो लैंड एक्स वाई है, उसकी वैल्यू जीरो हो। अगर जीरो है तो भी आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ बाउंड्री, क्योंकि आपको किसके लिए करना था, आपको तो इस ग्रुप के लिए करना था, ये ग्रुप किसका था, फार्मलैंड का था, और फार्मलैंड 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो भी अब, या फिर ये विजिटेड है, देखिए विजिटेड पे आप दोबारा थोड़ी जाएंगे, जिसको आप विजिट कर चुके हैं उसको कर चुके हैं, आपने उसे ग्रुप में कंसिडर कर लिया आपने। तो विजिटेड एक्स वाई अगर क्या है मेरा 1 है, तो भी मेरी कंडीशन क्या होगी, रिटर्निंग कंडीशन, यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहूंगा। तो इन सभी केस में आप क्या कहेंगे कि रिटर्न कर जाओ भाई, मैं आगे नहीं जाना चाहता इसमें डीएफएस। अन्यथा आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई इस वाले सेल पर मुझे डीएफएस कॉल करना है, मतलब ये कंसिडर करना है मुझे इस ग्रुप में। तो आप कहेंगे कि पहले तो विजिटेड एक्स वाई को 1 मार्क कर दो, ठीक है, कि ये मैंने विजिट कर लिया, मैं आगे जब भी जाऊंगा तो मैं देखूंगा उनके लिए, ये वाला मैंने विजिट कर दिया। और आपको क्या करना था, आपको ये चेक करना था, आप ये जैसे किसी ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं, उस ग्रुप की बेसिकली देखिए टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट स्टैम्प में अभी तक की जो आप सोच रहे थे, पर आप चेक करें कि ऐसा तो नहीं है ये वाला एक्स वाई ये मेरा ये बॉटम राइट हो। तो कंडीशन क्या थी कि अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है किससे, टेम्प 2 से, एंड वाई की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है टेम्प 3 से। ये अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ये दोनों मतलब एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल आ रहे हैं, किससे, दोनों आने चाहिए, एक के इक्वल होने से आप कंसिडर नहीं कर पाएंगे, आपके अगर दोनों आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये मेरा ज्यादा बॉटम राइट है उससे, तो आप अपडेट कर देंगे यहाँ पे, आप टेम्प 2 को क्या कर देंगे, टेम्प 2 को एक्स कर देंगे, एंड टेम्प 3 को क्या कर देंगे, ये टेम्प 2 और टेम्प 3 में क्या है, टेम्प 2 में एक्स कोऑर्डिनेट था किसका, बॉटम राइट का, और टेम्प 3 में वाई कोऑर्डिनेट था बॉटम राइट का, इसलिए हमने टेम्प 2 टेम्प 3 से एक्स वाई को कंपेयर किया। तो आप इसे अपडेट कर देंगे, आपने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपका क्या बचता है कि आप इस सेल के लिए जो काम था ना वो तो आप कर चुके हैं, अब ऐसा कीजिए बाकी के इसके एडजेसेंट जो जितने भी अनविजिटेड सेल है उन पे जाइए। तो मैं इसके एडजेसेंट पे सब पे जाना चाहूंगा। तो एडजेसेंट पे जाने का तरीका हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, कैसा करते हैं, पहले क्या बनाते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं, पहले से एक बार और समझ लेते हैं।
मान लीजिए मैं भी क्या है इस वाले की सेल पे हूँ जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई। अब मैं इसके लिए तो सारा काम कर चुका हूँ। अब मैं क्या है इसकी चारों ओर इसकी चार मान लीजिए क्या होंगे एडजेसेंट में एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए जैसे इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए इसके चार हो सकते हैं एडजेसेंट। देखिए चार टोटल चार एडजेसेंट वैल्यू है। तो इन पे चारों पे आपको चेक करना है, इन चारों पे भी जाना है, डीएफएस कॉल करना है। तो आप क्या करेंगे देखिए, इसके चार एडिशन बताइए। अगर एक्स कॉमा वाई ये है, इसके चार एडिशन कौन से होंगे? एक्स माइनस वन कॉमा वाई यहाँ होगा। अब देखिए ये वाई से मैं वाई प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ। ये होगा मेरा कौन सा एक्स कॉमा वाई प्लस वन। अब ये एक्स को एक्स प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ। ये क्या होगा? हाँ एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस जीरो। ठीक है, ये क्या होगा? एक्स कॉमा वाई माइनस वन। इसे प्लस जीरो लिख सकता हूँ। तो आपने एक चीज देखा कि हम इसके चारों एडजासेंट जो एडजासेंट वाले सेल है वो हम एक्स वाई सी प्राप्त कर पा रहे हैं। कैसे? ठीक है, चार तरह के जोड़े बन रहे हैं। माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन जीरो, एक बन रहा है आपका जीरो वन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, वाई की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। एक बन रहा है आपका क्या वन जीरो, एक बन रहा है आपका जीरो वन। तो एक्स और वाई में आप अगर इनको जोड़ें, एक्स में माइनस वन को जोड़ें, वाई में जीरो को, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। एक्स में जीरो को जोड़ें, वाई में वन को, आपको राइट वाला मिल जाएगा। ऐसे एक्स में वन को जोड़ें और वाई में जीरो को, आपको नीचे वाला मिल जाएगा। एंड एक्स में जीरो को जोड़ें और वाई को में वन को, तो आपको लेफ्ट वाला मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही इस ऐसी एरे बना देंगे, ये वाली एरे दोनों, ये डेल एक्स डेल वाई की भाई एक्चुअली कितना जोड़ना है चार कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो मैंने दो एरे बना दी, डेल एक्स माइनस वन जीरो वन जीरो। ये तो हो गया डेल एक्स इंट डेल वाई इक्वल टू जीरो वन जीरो माइनस वन। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स में ये चार आपको क्या चार एडजेसेंट होते हैं, तो चार बार ये क्या करना है, एक तरह से लूप रन करना है चार साइज का। इक्वल टू जीरो आई लेस देन फोर आई प्लस प्लस। बेसिकली आपको इस पे लूप चलाना है। इसकी चार वैल्यू दे रही है ना आपको, माइनस वन जीरो एक पेयर, जीरो वन एक पेयर, वन जीरो एक पेयर, एक बार जीरो माइनस वन। इससे आपको क्या चार उसके जितने भी चार एडजेसेंट है वो मिल रहे हैं आपको। तो नया एक्स निकालेंगे आप जिस पर आप जाना चाहते हैं एक्स से। तो न्यू एक्स क्या होगा? एक्स प्लस डेल एक्स आई इंटू न्यू वाई क्या होगा? वाई प्लस डेल वाई आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर आप डीएफएस कॉल कर देंगे कि मुझे नए जो इसका एडजेसेंट है वो मिल चुका है। इस पे आप जाके देखिए, जा पा रहे तो ठीक है, वरना तो आप यहाँ से लौट ही आएंगे। न्यू एक्स न्यू वाई और क्या पास करेंगे आप? लैंड पास कर रहे होंगे एंड विजिटेड एंड टेम्प एन एम। ये आपने क्या कर दिया, पास कर दिया। और एक काम और करेंगे आप, देखिए आप जब इस डीएफएस को पूरा कवर करके आएंगे, इस डीएफएस को कॉल करने का मतलब आप पूरे ग्रुप पे क्या है ट्रेवर्स करके आ गए हैं एक ग्रुप पे। और आप उसी हिसाब से स्टेम को अपडेट करके ले आए होंगे। स्टेम में क्या आ जाएगा आपका, एक्चुअल वाला जो टॉप लेफ्ट है और बॉटम राइट है वो। तो आप आंस में से पुश बैक कर देंगे, आंस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम, और आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंस। एक बार रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। पर वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस और कर लेते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी? देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप एक तो पूरी जो लैंड एरिया है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो वो एन और एम साइज की है, एन एम। तो आप एन 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 मान लीजिए कि इसमें जो रोज की संख्या है वो भी एन है और कॉलम की संख्या है वो भी एन है। ठीक है, तो आप एन स्क्वायर का एक लूप चला रहे हैं और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, डीएफएस कॉल कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है भाई कि आप हर एक एन स्क्वायर के लिए डीएफएस कॉल कर रहे हो, तो इस डीएफएस में आप हर एक नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं एन की पावर फोर हो गया हो, क्योंकि आप डीएफएस में तो पूरे इस लैंड को ट्रेवर्स कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप अगर किसी, आपने मान लीजिए ये वाला था, इस वाले पे आप गए, आपने इस वाले नोड पे डीएफएस कॉल किया, तो आप डीएफएस जब इस पे कॉल कर रहे हैं तो आप इन चारों को विजिट कर चुके हैं। फिर आपको स्पेसिफिकली इस पे जब आएंगे तो आपको डीएफएस कॉल नहीं करना है। तो मैक्सिमम आप किसी एक नोड पर कितनी बार आ रहे होंगे, दो बार आ रहे होंगे। एक तो हो सकता है डीएफएस के अंदर आ रहे हो और एक एक्चुअल में लूप के थ्रू आ रहे हो। ठीक है, तो आप किसी नोड में मैक्सिमम दो बार आएंगे और कितनी टोटल आपकी सेल्स है एन स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टू एन स्क्वायर, क्योंकि देख लीजिए और कोई पोटेंशियल ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं हम, डीएफएस के अंदर कोई पोटेंशियल ऑपरेशन कर रहे हो। तो देखिए डीएफएस के अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल ऑपरेशन नहीं हो रहा जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा हो।
ये 4 साइज की एक लूप जरूर रन कर रहे हैं, तो वो कोई पोटेंशियल ऑपरेशन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब बात आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें टेम्प, आप आंसर एरे बना रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, टेम्प डाल रहे हैं। टेम्प कितने साइज का, 4 साइज का। अब बात ये कि आंसर एरे में टोटल ऐसे कितने एलिमेंट होंगे। तो एक चीज बताइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो देखिए आप मैक्स आंसर एरे में मैक्स आंसर एरे में सबसे ज्यादा एलिमेंट कम होंगे जितने ज्यादा आपके ग्रुप होंगे। तो आपसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ग्रुप बना सकते हैं। मैक्सिमम ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई एडजस्टेंट का ख्याल रखेंगे कि एडजस्टमेंट में कुछ ना हो। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, इसे 0 कर देंगे, इसे 1 ले लेंगे। फिर आपने मान लीजिए ये 0 कर दिया, इसे 1 ले लिया क्योंकि यहाँ ऊपर तो 0 था, फिर इसे 0 कर दिया। तो आप एक तरह से देखिए एक सेल छोड़ रहे हैं, एक सेल में 0, एक सेल में 1 ले रहे हैं। तो आप n/2 ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक ग्रुप में कितने मतलब, ठीक है n/2 ग्रुप्स बना रहे हैं, तो आपके आंसर एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, n/2 वर्स्ट केस में। और एक एलिमेंट क्या खुद में एक वेक्टर 4 साइज का, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो एक तरह से 2n। और टाइम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n नहीं होगी, n ऑर्डर की नहीं होगी। आपको भले ही इसमें 2n दिख रही है, क्योंकि देखिए आपने एक काम और किया था, आपने विजिटेड एरे बनाई थी जो कि किस साइज की थी, n इंटू m, मतलब n स्क्वायर ऑर्डर की होगी। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी n स्क्वायर होगी ना, n स्क्वायर। तो टाइम सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।